Om Shanti students. Now I am going to discuss the characteristic of the colloidal solution. Characteristic of the colloidal solution. First point you can note down, the colloidal solution is heterogeneous system. Colloidal solution is heterogeneous system, that is consist of dispersed phase and dispersion medium. Second point, colloidal solution is charge sustaining particle, either that sustain negative charge तो negative colloidal बोलते हैं, और that colloidal sustain positively charge तो positive colloidal solution बोलते हैं. तो उसके लिए एक टर्म है इलेक्ट्रोफोरेसिस. इलेक्ट्रोफोरेसिस, और पहले इसको केटाफोरेसिस से जाना जाता था, लेकिन अभी इलेक्ट्रोफोरेसिस ही बोला जाता है. तो इसका चेक करने के लिए हम लोग यू शेप ट्यूब लेंगे, जिसमें हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन हम लोग रखेंगे और इसमें 2 इलेक्ट्रोड फीड करेंगे, एनोड एंड कैथोड. नेगेटिव पॉजिटिव. और इसमें आपका नेगेटिव या पॉजिटिव कोई भी कोलाइडल ले सकते हैं आप. जैसे आप इलेक्ट्रिक करंट इसमें पास करेंगे तो कोलाइडल यदि आपको नेगेटिवली चार्ज है तो आपको एनोड की ओर मूव करेगा, कोलाइडल पार्टिकल इस ओर मूव करेगा, अपोजिट में अट्रैक्शन होता है. और यदि कोलाइडल आपको पॉजिटिव चार्ज सस्टेनिंग पार्टिकल है तो आपको इलेक्ट्रिक करंट पास करने से सारा पार्टिकल किस ओर मूव करेगा, कैथोड की ओर मूव करेगा. तो एक ये आपका जो घटना है कोलाइडल का, मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल टुवार्ड्स अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड, तो इस घटना का नाम दिया गया इलेक्ट्रोफोरेसिस. तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस. इट इज मूवमेंट, इट इज प्रोसेस ऑफ, लिख सकते हैं इट इज प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल टुवार्ड्स अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड. रीजन क्या है, क्यों मूव करता है? चूंकि कोलाइडल पार्टिकल चार्ज सस्टेनिंग पार्टिकल है, तो यदि नेगेटिव चार्ज होगा तो नेचुरली आपको कैथोड की ओर जाएगा, एनोड की ओर जाएगा. पॉजिटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रोड को हम एनोड बोलते हैं और नेगेटिव चार्ज वाला को कैथोड बोलते हैं. तो यदि आपको पॉजिटिव चार्ज सस्टेनिंग है तो वो आपको कैथोड की ओर रन करेगा, और नेगेटिव चार्ज सस्टेनिंग है तो एनोड की ओर मूव करेगा. द मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल टुवार्ड्स अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड इज नॉन एज इलेक्ट्रोफोरेसिस. बहुत सिंपल स्टेटमेंट है. मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल टुवार्ड्स अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड इज नॉन एज इलेक्ट्रोफोरेसिस और कैटाफोरेसिस. अब हम लोग नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक पे आते हैं. टिंडल इफेक्ट. नीचे क्लास में भी सुना होगा ये वर्ड, टिंडल इफेक्ट.
तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक कंटेनर में कोलाइडल सॉल्यूशन रखेंगे और इसको डार्क रूम में रखेंगे और यहाँ आपको कन्वर्जेंट लेंस है जिसके थ्रू आपका रे पास करते हैं, कन्वर्जेंट रे। तो आपका कन्वर्जेंट रे जब ये आपको कन्वर्ट होगा तो इसके पाथ में जो भी पार्टिकल आएगा ये इल्यूमिनेट होगा, यानी ग्लो, चमक दिखाई पड़ने लगेगा। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आपका खपरेल का घर है, गांव वगैरह आप कभी जाते हैं तो वो दिन में आपको रूम के अंदर तो थोड़ा अंधेरा टाइप का रहता है और कहीं खपरेल में कहीं भी थोड़ा सा होल है, छेद है, तो उससे लाइट रे आता रहता है। तो हमारे एटमॉस्फेयर में आपका एयर में डस्ट पार्टिकल है और डस्ट पार्टिकल जो है वो कोलाइडल फॉर्म में है, यानी जो एयर है तुम्हारा डस्ट पार्टिकल कोलाइडल फॉर्म में है। तो जब वो लाइट रे बाहर से आता है, चूंकि इनसाइड तो पूरा लाइट नहीं, थोड़ा अंधेरा सा है, और लाइट की किरणें जब बाहर से आता है तो आप देखते हैं उसके पाथ में आपको डस्ट पार्टिकल डांसिंग में नज़र आता रहता है। एक्चुअली वो जो रे जब आता है उसके पाथ में इनसाइड, तो उसके कोलाइडल पार्टिकल यानी डस्ट पार्टिकल से स्कैटर्ड होता है। तो स्कैटर्ड होने से वो लाइट रे आपको डस्ट पार्टिकल से स्कैटर्ड होने से क्या होता है, उसमें थोड़ा शाइनिंग आ जाता है, चमक आ जाता है, ग्लो हो जाता है। तो इसलिए वो डस्ट पार्टिकल ऐसे दिखता नहीं है हमारे चारों ओर, लेकिन जब हमारा बाहर से लाइट रे उसे कोई होल से आता है तो उसके पाथ में आपको डांसिंग वे में डस्ट पार्टिकल दिखाई पड़ने लगता है। तो दैट इज ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ रे थ्रू द कोलाइडल पार्टिकल। वही बात यहाँ पर होता है, जब कन्वर्जेंट रे अलाउड टू पास थ्रू द कोलाइडल सॉल्यूशन केप्ट इन बीकर एंड इन डार्क रूम, देन एट द path of the convergent ray the colloidal particle start to glow। तो ये जो आपको चमक आता है स्कैटरिंग के चलते होता है। तो इस घटना को ऑब्जर्व करने वाला पहला साइंटिस्ट टिंडल था। तो इस घटना का नाम, इस फिनोमिनन का नाम दिया गया टिंडल इफेक्ट। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, टिंडल इफेक्ट, व्हेन convergent ray allowed to pass through the colloidal solution kept in dark room, the colloidal particle at the path of convergent ray start the illuminate, start the glow, start the shine। So shining of the colloidal particle due to the scattering of the ray, that is known as Tyndall effect, and it is काउज क्या हुआ इसका, द रे स्कैटर्ड थ्रू द कोलाइडल पार्टिकल। तो स्कैटरिंग का ही रीजन होता है कि स्काई मेरा ब्लू दिखाई पड़ता है जब लाइट रे अर्थ पे आता है, और अर्थ से जब रिफ्लेक्ट होकर रे जब जाता है तो एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल है, तो ब्लू कलर रे ही आपको उसमें स्कैटर्ड होता है उस डस्ट पार्टिकल से, अदर कलर वाला नहीं होता है। तो वो स्कैटरिंग केवल ब्लू कलर वाला हो रहा है डस्ट पार्टिकल, इसलिए स्काई जो है आपको ब्लू नज़र आता है। तो ये सब भी आपका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोलाइडल के अंदर ही आ रहा है। तो टिंडल इफेक्ट उसी में से एक है। द स्कैटरिंग ऑफ रे थ्रू द कोलाइडल पार्टिकल इज नॉन एज टिंडल इफेक्ट। तो काउज में भी यही देंगे, इट इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ द रे थ्रू द कोलाइडल पार्टिकल। तो ये आपका टिंडल इफेक्ट हुआ। नेक्स्ट आपको हम लोग लेते हैं ब्रोनियन मूवमेंट। ब्रोनियन मूवमेंट, तो इसके लिए भी आप क्या करेंगे, एक बीकर में आप कोलाइडल सॉल्यूशन लेंगे और इसको आप क्या करेंगे, माइक्रोस्कोप से आप, ये माइक्रोस्कोप का आपका कोलीमीटर है, बाहर वाला जो पाइप होता है कोलीमीटर बोलते हैं, माइक्रोस्कोप से आप इसको आप देख रहे हैं। ये तुम्हारा आई है, सपोज इसको व्यू कर रहे हैं तो आपको नजर आएगा, ऐसे तो कोलाइडल पार्टिकल नेकेड आई से दिखता नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप से ही दिखाई पड़ेगा। तो जब आप व्यू करेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन को कैप्ट इन कंटेनर, तो हमेशा आपको नजर आएगा कि कोलाइडल पार्टिकल हमेशा आपको जिग जाग पाथ में मूवमेंट होता रहता है
एक दूसरे से टकराते रहता है। जैसे आप पोलन ग्रेन जो होता है फ्लावर का, उसको जेंटली आप वाटर सरफेस में रखेंगे तो डांसिंग वे में जिग जाग पाथ में डांस करने लगता है। सेम उसी तरह से व्हेन यू व्यू द कोलाइडल सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, देन वी ऑब्जर्व द कोलाइडल पार्टिकल ऑलवेज रिमेन इन movement, remain in motion in zigzag path. So that phenomenon is known as the ब्रोनियन मूवमेंट। रॉबर्ट ब्राउन द्वारा ये ऑब्जर्व किया गया था इस घटना को। तो ये आपको ट्रू सॉल्यूशन में ब्रोनियन मूवमेंट नज़र नहीं आएगा, ट्रू सॉल्यूशन में आपको टिंडल इफेक्ट नहीं शो करेगा, लेकिन आपका ब्रोनियन मूवमेंट आपको सिर्फ और सिर्फ कोलाइडल में आपको नज़र आता है। तो ये भी एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक हुआ कोलाइडल को। तो इस घटना को हम लोग ब्रोनियन मूवमेंट बोलते हैं। तो इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे? मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल in zigzag path is known as Brownian movement। एंड काउज में आप लिख सकते हैं इट इज ड्यू टू collision among colloidal particles। ठीक है, तो बहुत इजी है। एक तो इलेक्ट्रोफोरेस में बोला था कि मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल टुवर्ड्स अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड, यहां पर बोल रहे हैं मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल इन जिगजैग पाथ इज नोन एज ब्रोनियन मूवमेंट। रॉबर्ट ब्राउन ने इस घटना को सबसे पहले ऑब्जर्व किया था, तो उसके नाम में ही इस घटना का रख दिया गया ब्राउनियन मूवमेंट। एंड काउज जो हुआ ड्यू टू, चूंकि कोलाइडल पार्टिकल चार्ज पार्टिकल है, सिमिलर चार्ज पार्टिकल होता है, तो वो रिपेल करता है एक दूसरे से। जो एक पार्टिकल दूसरे को रिपेल किया तो वो दूसरा फिर वहां से रिपेल किया, एक टकराते रहता है, एक कांस्टेंट मूवमेंट होता है, लगातार ये कंटिन्यूअसली ऐसा ये मूवमेंट चलता रहता है कोलाइडल पार्टिकल में। तो इस मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल इन जिगजैग पाथ को नाम दिया गया ब्रोनियन मूवमेंट। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। तो इसमें आपको मैं एग्जामिनेशन व्यू के से बोलना चाहता हूँ कि जो इलेक्ट्रोफोरेसिस हुआ, टिंडल इफेक्ट हुआ, ब्रोनियन मूवमेंट हुआ, कई एक बार तो 3 मार्क्स यही दे दिया गया। या पूछने का भी 2 तरीका, या तो स्टेटमेंट बोलेगा या तो बोलेगा व्हाट्स काउज ऑफ टिंडल इफेक्ट या व्हाट्स काउज ऑफ द ब्रोनियन मूवमेंट, या स्टेटमेंट दे देगा वो कुछ, अब बोलेगा कि राइट द नेम ऑफ द फिनोमेनन ऑफ दिस स्टेटमेंट। तो आप स्टेटमेंट पढ़ के देख सकते हैं कि वो टिंडल इफेक्ट का डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है, ब्रोनियन मूवमेंट का स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा है, तो आप ब्रोनियन मूवमेंट बोलेंगे। या आपको इलेक्ट्रोफोरेसिस वाला स्टेटमेंट फॉलो कर रहा है तो आप इलेक्ट्रोफोरेसिस लिखेंगे। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपको हर फेज में आपको मैं बताया है कि एग्जामिनेशन भी से कौन कौन सा टर्म इम्पॉर्टेंट है, क्या कौन कौन सा आता है, तो उस पर यदि आप ध्यान दीजिएंगे तो चैप्टर आपको ईजिली है से आपका तैयारी हो जाएगा। अब इसका सेकेंड फेज है सरफेस केमिस्ट्री का, वो है एडजॉर्प्शन। तो एडजॉर्प्शन को भी थोड़ा मैं डिस्कस कर देता हूँ। एक टर्म आपने सुनता था एब्जॉर्प्शन। देखिए डी और बी का फर्क है, दोनों में फर्क क्या है इसको समझ लीजिए। आप क्या करेंगे कि एक चॉक को इंक पोट में आप जस्ट डुबाएं और निकाल दो, और उसके बाद चॉक को थोड़ा ब्रेक करो, तो देखेंगे कि चॉक के बाहरी सतह में इंक पार्टिकल आपका इंटरमिक्स हुआ है, लेकिन बीच में एकदम वाइट वैसे ही दिख रहा है। एक ये घटना है। और नहीं तो आप चॉक को आप थोड़ा देर के लिए आप इंक पॉट में डुबा दीजिए, फिर चॉक को आप ब्रेक करेंगे तो आप कहीं भी सफ़ेद
पार्टिकल नहीं नजर आएगा, यानी इंक पार्टिकल पूरा का पूरा आपका मिक्स हो गया, इंटरमिक्स हो गया। तो ये दो घटना है। तो दो घटना में अभी हम यहाँ पर मान लिए कोई सॉलिड सब्सटेंस है। अब इसमें जब हम एडजॉर्प्शन की बात करेंगे तो सरफेस के फ्यू एंगस्ट्रम डेप्थ तक आपको क्या है कि बाहरी पार्टिकल में गैसियस हो गया या लिक्विड पार्टिकल है, तो सॉलिड सरफेस में आपका क्या हो गया, थोड़ा सा इंटरमिक्स हो गया कुछ डेप्थ तक। इसमें कुछ अपना पार्टिकल था, उसका था ही, बाहर वाला जो एक्सटर्नल पार्टिकल जो था, जो कांटेक्ट में आया लिक्विड या गैस, वो सरफेस के सॉलिड सरफेस के कुछ डेप्थ एंगस्ट्रम डेप्थ तक आपका इंटरमिक्स हो गया। और एक आप ले सकते हैं, ये सब्सटेंस था आपका गैस और लिक्विड में क्या हुआ, कंप्लीटली आपको मिक्स हो गया थोरोली। ये दो घटना आपको है यहाँ पर। जैसे एक रेड कलर का डॉट दिखा रहे हैं, मतलब एक बाहरी वाला पार्टिकल है जो पूरा इसके इन और पूरा अंदर से बाहर तक एकदम इंटरमिक्स है, यूनिफॉर्मली मिक्स हो गया है। तो ये वाला जो घटना है ये एब्जॉर्प्शन में जाएगा। कहने का मतलब कि दो सब्सटेंस जब आपको कंप्लीटली थोरोली एक दूसरे से इंटरमिक्स कर जाएगा तो वो हो गया एब्जॉर्प्शन। तो बोलेगा ये सब्सटेंस गैस या लिक्विड इस सॉलिड में कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो गया। लेकिन एक सॉलिड सब्सटेंस ऐसा है जिसमें गैसेस या लिक्विड पार्टिकल इस सॉलिड के सरफेस के फ्यू एंगस्ट्रम डेप्थ तक ही वो इंटरमिक्स किया है, तो उस घटना का नाम है एडजॉर्प्शन। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा एडजॉर्प्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन क्या है। एब्जॉर्प्शन मीन्स इंटरमिक्सिंग ऑफ द टू डिफरेंट थिंग थॉरोली इंटरमिक्स टुगेदर। और यहां पर हम बोलेंगे एडजॉर्प्शन का डेफिनेशन, इट इज डिफाइंड एज इंटरमिक्सिंग और टेकअप इन, लिख सकते हैं आप, इंटरमिक्सिंग of gaseous or liquid particle in solid surface up to few angstrom depth of solid surface। तो द सब्सटेंस जो गैसेस और लिक्विड है जो इंटरमिक्स हो रहा है सॉलिड सरफेस में, तो उसको हम लोग एडजॉर्बेट बोलते हैं। और जो सरफेस प्रोवाइड कर रहा है उसको इंटरमिक्स करने के लिए उसको एडजॉर्बेंट बोलेंगे, एडजॉर्बेट। और एक का नाम हुआ एडजॉर्बेंट। ये वैसे ही है जैसे सॉल्यूशन में आपका सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट हुआ, या कोलाइडल में आपको डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम हुआ, तो उसी तरह से आपका एडजॉर्प्शन में आपको दो चीज हुआ। एक, द सब्सटेंस गेट्स एडजॉर्ब इंटरमिक्स अप टू फ्यू एंगस्ट्रम डेप्थ ऑफ सॉलिड सरफेस, दैट एक्सटर्नल सब्सटेंस इज नोन एज एडजॉर्बेट, एंड सॉलिड सरफेस इन विच दैट सब्सटेंस एडजॉर्ब दैट इज नोन एज एडजॉर्बेंट। तो कह सकते हैं एडजॉर्प्शन कंसिस्ट ऑफ एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट। तो ये हुआ। तो आपका चल आगे अब इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये घटना जो है सरफेस फिनोमिनन हुआ एडजॉर्प्शन। और एडजॉर्प्शन ये जो घटना होता है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो पहले इसका काउज को जानिए, समझिए क्यों ऐसा होता है, एडजॉर्ब क्यों होता है, इसमें इंटरमिक्स क्यों हो रहा है। तो काउज में हम आपको बोलेंगे एवरी सॉलिड सरफेस हैज रेजिडुअल फोर्स और हैज अनसैचुरेशन, आप कह सकते हैं। और यू कैन से द एवरी सॉलिड सरफेस हैज एक्टिव साइट। जो बाहरी वाला सरफेस होता है वो एक्टिव साइट होता है, अनसेचुरेटेड होता है, रेजिडुअल फोर्स वहाँ काम करता रहता है। इसलिए जैसे तुम्हारा गैसेस और लिक्विड पार्टिकल उसके सॉलिड सरफेस के कांटेक्ट में आता है वो इंटरमिक्स हो जाता है, या तो फिजिकल फोर्स के थ्रू अट्रैक्ट होगा या आपका केमिकल बॉन्ड के थ्रू वो आपका इंटरमिक्स हो जाएगा। तो केमिकल फोर्स और फिजिकल फोर्स, वंडर वाल्स फोर्स, ये दोनों से आपका कोई भी एक कारण बन सकता है उस केस में। इसलिए एडजॉर्प्शन भी हमारा दो तरीके से होता है। जैसे आप एक लकड़ी का आप सरफेस बोलिए,
तो लकड़ी जो पहले अवस्था में जो था उसको जब कट किया गया तो कट करने से एक नया सरफेस डेवलप हुआ और सरफेस में जो पार्टिकल है वो अनसेचुरेटेड हो गया। क्योंकि सरफेस के पार्टिकल वाला जो था वो पहले वाला के साथ किसी दूसरे सरफेस से वो कनेक्ट था, लिंक था, बॉन्डेड था। ठीक है, तो आपका जब आप कट करके अलग कर दिए, नया सरफेस आपका डेवलप हो गया, तो आप बोलेंगे ना कि उसका अनसेचुरेटेड पार्ट हो गया। सरफेस वाला जो पार्टिकल है, जैसे आप कागज का टुकड़ा है, आप सपोज उसको आप ऐसे फाड़ देते हैं, तो फाड़ने से जहाँ फटा हुआ है वहाँ आपको छोटा छोटा हल्का हल्का पोर नजर आता है। तो वो पोर तो पहले किसी से तो जुड़ा हुआ था, अब उसको फाड़ करके अलग किया तो वो तो अनसेचुरेटेड हो गया ना, तो अब वो सेचुरेटेड होना चाहेगा। तो इसलिए कोई भी गैसेस या लिक्विड पार्टिकल उसके कांटेक्ट में आएगा तो उसको क्या करेगा, अपने में खींचेगा, एब्जॉर्ब करेगा थ्रू वैन डर वाल्स फोर्स और थ्रू केमिकल फोर्स। तो इसलिए एब्जॉर्प्शन भी अब आप क्या करेंगे कि जब आपका एक्टिव साइड बोल रहे हैं, एवरी सॉलिड सरफेस हैज एक्टिव साइड हैज ए रेजिडुअल फोर्स, अनसेचुरेटेड होता है तो आपका ज़्यादा एनर्जी पजेस करता है। जो जितना एक्टिव साइड हुआ मैंने उतने ही उसमें ज़्यादा एनर्जी पजेस कर रहा है। और जैसे कोई लिक्विड गैसेस पार्टिकल उसमें एब्जॉर्ब हो गया, सेचुरेटेड हो गया, तो वो स्टेबल हो गया। और स्टेबल जो हुआ वो लो एनर्जी में हमेशा स्टेबिलिटी होता है। यानी पहले जो एनर्जी था अनसेचुरेशन में, आफ्टर एब्जॉर्प्शन क्या हुआ, वो सेचुरेटेड हो गया, अब वो लो एनर्जी में पजेस करेगा, तो एक्स्ट्रा एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो इसलिए अभी हम बताया कि एब्जॉर्प्शन जो होता है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। जब भी एब्जॉर्प्शन होगा सॉलिड सरफेस में, वो उसमें हीट एनर्जी इवॉल्व करेगा। तो अभी हम लोग आते हैं कि देयर आर टू टाइप एब्जॉर्प्शन, फिजिकल एब्जॉर्प्शन एंड केमिकल एब्जॉर्प्शन। ये दो तरह से हो गया, फिजिकल एब्जॉर्प्शन और केमिकल एब्जॉर्प्शन। तो कभी कभी यही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस फेज का। और अभी एक आगे आएगा फ्रेंडलिक आइसोथर्मिक इक्वेशन, यही दो में क्वेश्चन पूछता रहता है। तो बोलेगा कि डिस्टिंग्विश बिटवीन फिजिकल एब्जॉर्प्शन एंड केमिकल एब्जॉर्प्शन। तो आपको पॉइंट आउट करना होगा कि फिजिकल एब्जॉर्प्शन में क्या है और केमिकल एब्जॉर्प्शन में कौन कौन सा पॉइंट है। ये यदि याद करते हैं तो एक क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। अब आगे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो आएगा उसको हम लोग ध्यान से देखना है। तो पहले तो आप इसका पॉइंट आउट करो। फिजिकल एब्जॉर्प्शन इज दैट एब्जॉर्प्शन in which the gaseous or liquid particle adsorb in solid surface with the help of van der Waals force, while chemical absorption is that absorption in which the gaseous or liquid particle adsorb in solid surface and with the help of chemical bond that adsorb due to chemical bond या chemical force। यानी जब एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट इंटरमिक्स होता है तो उसमें केमिकली बॉन्ड बन जाता है। और फिजिकल एड्जॉर्प्शन में जब एड्जॉर्बेट एड्जॉर्बेंट में मिक्स करता है तो वो आपको फिजिकल फोर्स के थ्रू अट्रैक्टेड रहता है, वो कोई बॉन्ड नहीं बनाता है। तो नेचुरली फिजिकल एड्जॉर्प्शन में आपका लेस अमाउंट एनर्जी रिलीज होगा, क्योंकि एड्जॉर्प्शन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो इसमें कम एनर्जी रिलीज होगा, इसमें ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा केमिकल एड्जॉर्प्शन में। तो आप बोलेंगे ये 20 to 40 किलो जूल एनर्जी इसमें रिलीज होता है और इसमें आपका 40 to 400 किलो जूल एनर्जी रिलीज होता है। यदि ये डाटा याद नहीं तो आप सिंपली लिखेंगे इन फिजिकल एड्जॉर्प्शन लेस अमाउंट एनर्जी रिलीज कंपेयर टू केमिकल एड्जॉर्प्शन, और जस्ट उल्टा लिखेंगे इन केमिकल एड्जॉर्प्शन द मोर एनर्जी रिलीज कंपेयर टू द फिजिकल एड्जॉर्प्शन। ये पॉइंट लिख सकते हैं। दूसरी बात की फिजिकल एड्जॉर्प्शन इज द मल्टी लेयर, क्योंकि इसका सरफेस में जो गैसेस पार्टिकल एब्जॉर्ब होता है तो आप थोड़ा प्रेशर डाल के फिर थोड़ा गैसेस पार्टिकल को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो लेयर बाय लेयर इसमें आपका इंटरमिक्स होगा, तो इसको हम लोग मल्टी लेयर बोलते हैं इस प्रोसेस को। लेकिन आपका केमिकल एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, वो गैसियस पार्टिकल आया या लिक्विड, इसमें आपका जो सॉलिड सरफेस का पार्टिकल है उसमें आपका केमिकली बॉन्डेड हो जाता है, तो फिर दूसरा पार्टिकल तो इसमें बॉन्ड नहीं बनाएगा। जब एक बार बॉन्ड बना लिया तो फिर दूसरे से भी बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो यानी ये यूनिलेयर होता है। जब एक बार केमिकली बॉन्डेड बन गया, जो जितना भी एब्जॉर्बेंट पार्टिकल है एब्जॉर्बेंट से बॉन्ड बना के अपना एक लेयर बनाया, फर्दर वो बॉन्ड बनाएगा नहीं।
तो इसको आप बोलेंगे यूनिलेयर, केमिकल एडजॉर्प्शन इज यूनिलेयर, इसको बोलेंगे मल्टीलेयर। दूसरी बात कि जब इसमें आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो इसमें थोड़ा कंप्रेस होगा और गैस उसमें एडजॉर्ब होगा, तो बोलेंगे विथ इंक्रीज प्रेशर द फिजिकल एडजॉर्प्शन इंक्रीजेज टू सम एक्सटेंट। ऐसा नहीं कि बढ़ाते गए तो पूरा पूरा एडजॉर्ब होता चला जाएगा, ऐसा नहीं है। केमिकल एडजॉर्प्शन में वो केमिकली बॉन्डेड है, तो देयर इज नो इफेक्ट ऑफ द प्रेशर ऑन द केमिकल एडजॉर्प्शन। तो ये सब पॉइंट है। यदि 1 मार्क्स का पूछेगा यू हैव टू गिव 1 पॉइंट, 2 मार्क्स का क्वेश्चन में आएगा डिस्टिंग्विश तो आपको 2 पॉइंट देना है, मैक्सिमम 3 मार्क्स। चैप्टर आपको 3 मार्क्स का 4 मार्क्स का ही है आपका, तो अभी 3 मार्क्स का पहले था, अभी 4 मार्क्स कर दिया गया है। तो पहले जो पूछने का तरीका था, कभी कभी इस साइड से ज़्यादा आपको कोलाइडल से क्वेश्चन आता है, कभी कभी उधर ही 3 मार्क्स का पूछ देता था। फिर कभी कभी आपको ये पाया गया कि इधर आपको 2 मार्क्स रहेगा तो इधर 1 मार्क्स, या इधर 2 मार्क्स का कर देगा तो इधर 1 मार्क्स। कोलाइडल से आपको क्वेश्चन रहेगा, उसको ध्यान देना है। तो ये इसमें 2-3 क्वेश्चन ही बनता है, जबकि उधर बहुत सा टर्मोलॉजी है, इसलिए ज़्यादातर क्वेश्चन उधर से ही आता है। तो इसको ध्यान में रखेंगे कोई एग्जामिनेशन भी का आधार पे। तो एडजॉर्प्शन क्या है इसको समझा दिया, फिजिकल एडजॉर्प्शन क्या है, केमिकल एडजॉर्प्शन क्या है। उसके बाद इस कंसेप्ट को अभी जो मैं बताया कि इन केस ऑफ फिजिकल एडजॉर्प्शन ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर द फिजिकल एडजॉर्प्शन इंक्रीजेज टू सम एक्सटेंट। तो इसके लिए एक मैथम एम्पिरिकल रिलेशन दिया गया बाय फ्रेंडलिक। तो वो जो इक्वेशन दिया उसको फ्रेंडलिक आइसोथर्म इक्वेशन बोलते हैं। फ्रेंडलिक्स आइसोथर्म, आइसोथर्म माने टेम्परेचर सेम रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ फैक्टर तो हो गया ना कि टेम्परेचर यदि आप बढ़ा देंगे फिजिकल एडजॉर्प्शन में तो क्या होगा, जो एडजॉर्ब हुआ है वो भी आपको निकल जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने से फिजिकल एडजॉर्प्शन आपको घटेगा, प्रेशर बढ़ाने से बढ़ेगा। तो अब जहाँ एक से अधिक फैक्टर काम करता है वहाँ एक को कांस्टेंट रखते हैं। तो हमारा रिलेशन हमको अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेंट पर यूनिट अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेंट को प्रेशर के साथ रिलेशन करना है, x/m इसके साथ रिलेशन एस्टैब्लिश करना है। x जहाँ जो है अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेंट, यहाँ मान लीजिए x जो हुआ अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेंट, और m जो हुआ आपको अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेंट। तो द अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेंट पर यूनिट अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एंड पावर रेज 1/n। यानी अभी हम बताएं कि ऐसा नहीं कि जितना प्रेशर बढ़ाते जाएंगे उतना ही गैस एडजॉर्ब होता जाएगा, ऐसा केस नहीं है आपको। इसीलिए इसमें पावर 1/n किया गया, n यहाँ फैक्टर है, थोड़ा थोड़ा बढ़ते जाएगा फिर कांस्टेंट हो जाएगा। जैसे आप ग्राफ प्लॉट करेंगे इसके बीच में x/m और प्रेशर का, तो इस तरह से आएगा। एक सर्टेन प्रेशर के बाद क्या होगा, एक कांस्टेंट हो जाएगा, नहीं बढ़ेगा। इसलिए ये जो अमाउंट ऑफ x/m जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p⁻⁴ 1/n, जहाँ n एक कांस्टेंट है। फिर आप इसको प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट देंगे k p⁻⁴ 1/n। तो दिस इज नोन एज द फ्रेंडलिक आइसोथर्म इक्वेशन। दिस इज नोन एज फ्रेंडलिक्स आइसोथर्म इक्वेशन। तो ये पावर हटाना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लॉग ले लेंगे, लॉग लेने से हट जाएगा पावर। तो फ्रेंडलिक आइसोथर्म, तो आप कह सकते हैं कि फ्रेंडलिक आइसोथर्म इक्वेशन में कि फ्रेंडलिक गेव एन एम्पिरिकल रिलेशन, ऐसा नहीं कि एक्सपेरिमेंटली उन्होंने प्रूव किया था, ये आपको एक कॉमन सेंस के आधार पे रिलेशन दिया। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि फ्रेंडलिक गेव एन एम्पिरिकल रिलेशन बिटवीन अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेंट इन यूनिट अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेंट एंड द प्रेशर फैक्टर, that is known as the Freundlich isotherm equation. And according to Freundlich, at a constant temperature the amount of adsorbent in unit amount of adsorbent is directly proportional to pressure and power raised over it 1/n. तो उसको आप प्रोपोज साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट दिया, तो ये इक्वेशन मिला, तो इसको हम लोग बोलेंगे फ्रेंडलिक आइसोथर्म इक्वेशन।
तो ये चूंकि टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है इसलिए इसको आइसोथर्म, थर्म माने हीट से, टेम्परेचर से, आइसो माने सेम टेम्परेचर में वेरी नहीं होना चाहिए। और उसके बाद प्रेशर और अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेंट इन यूनिट अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेंट से रिलेशन एस्टैब्लिश करना चाहिए, तो वो आपको इस तरह का मिलेगा। जब इसको आप लॉगरिथम फॉर्म में लेंगे, कभी कभी आएगा कि राइट डाउन द फ्रेंडलिक आइसोथर्म इक्वेशन इन लॉगरिथम फॉर्म, तो 1 मार्क्स में ये पूछता रहता है कि राइट द फ्रेंडलिक आइसोथर्म इक्वेशन, तो ये लिखेंगे। और यदि वो स्पेसिफाई कर देगा राइट द लॉगरिथम फॉर्म ऑफ द फ्रेंडलिक आइसोथर्म इक्वेशन, तो अभी जो आएगा उसको लिखना है ऑन टेकिंग लॉग इन बोथ साइड। तो आपको दोनों साइड में आप लेंगे तो क्या आपको मिलेगा, ये log x बाय m इक्वल log k इंटू पी टू द पावर 1/n। अब ये प्रोडक्ट समेशन के बराबर होगा, log k प्लस पावर बाहर आ जाता है 1/n एंड log p हो गया। तो आप देखिए ये वेरिएबल टर्म है, x बाय m वेरिएबल टर्म है, ये प्रेशर भी वेरिएबल है, ये सब कांस्टेंट है। तो ये देखिए फुलफिल कर रहा है, y इक्वल यहाँ mx हो गया और ये प्लस कांस्टेंट हो गया, ये ग्रेडियंट हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ पर ग्राफ जब प्लॉट करेंगे लॉगरिथम फॉर्म में, तो यही ग्राफ किस रूप में आएगा, दैट इंडिकेट द स्ट्रेट लाइन। तो लॉगरिथम फॉर्म इंडिकेट द स्ट्रेट लाइन। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक इक्वेशन है, ये इक्वेशन स्ट्रेट लाइन को इंडिकेट करता है। तो ये जो हमारा रिलेशन आया फ्रेंडलिक आइसोथर्म लॉगरिथम फॉर्म में, वो स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रहा है, इसलिए इसका जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो यही कर्व टाइप का जो आ रहा है वही आपको स्ट्रेट लाइन में बदल जाएगा। तो आप यहाँ पर ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं इस तरह से। log x बाय m और यहाँ पर ही log p ले लेंगे, तो आपको ये आपको ऐसे आपका आएगा, ये थीटा हो जाएगा ग्रेडियंट, स्लोप जो इसका हो जाएगा 1/n के बराबर हो जाएगा, देखिए m के जगह में है। और इंटरसेप्ट जो होगा, ये इंटरसेप्ट जो होगा वो log k के बराबर हो जाएगा, इंटरसेप्ट। तो ये आपको स्ट्रेट लाइन आपको आया लॉगरिथम फॉर्म में, तो स्लोप 1/n लिखेंगे। और ऐसे आपको जनरली अब तक यही पूछा है कि राइट डाउन द लॉगरिथम फॉर्म ऑफ फ्रेंडलिक आइसोथर्म इक्वेशन। अब एडजॉर्प्शन का जो फैक्टर है कि किसमें एडजॉर्प्शन ज़्यादा होता है, तो नेचर ऑफ एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट पे डिपेंड करता है। कुछ सॉलिड सरफेस में ज़्यादा से ज़्यादा एडजॉर्बेंस होगा, कुछ सॉलिड सरफेस में कम होगा, यानी एडजॉर्प्शन जो प्रोसेस है वो नेचर ऑफ सॉलिड सरफेस पे भी डिपेंड करेगा और नेचर ऑफ एडजॉर्बेट पर भी डिपेंड करेगा। तो जितने पोलर सब्सटेंस है, चाहे लिक्विड हो चाहे गैसेस है, पोलर, दैट वन रिडीली एडजॉर्ब इन सॉलिड सरफेस कंपेयर टू नॉन पोलर। फिर आपको प्रेशर है, तो विथ इंक्रीज प्रेशर द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होगा, इंक्रीज करेगा फिजिकल एब्जॉर्प्शन में। और केमिकल एब्जॉर्प्शन में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना प्रेशर का ना टेम्परेचर का। फिर आप बात करेंगे टेम्परेचर का, विथ इंक्रीज टेम्परेचर फिजिकल एब्जॉर्प्शन डिक्रीजेज। जो भी एब्जॉर्ब है, टेम्परेचर बढ़ाएगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, तो एब्जॉर्ब गैस भी क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो आपका जो एब्जॉर्ब पार्टिकल यदि आपको निकल जाता है तो उस प्रोसेस का नाम है डिजॉर्प्शन, यानी रिवर्स ऑफ द एडजॉर्प्शन। द एडजॉर्ब पार्टिकल रिमूव्ड आउट ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, दैट प्रोसेस इज नोन एज डिजॉर्प्शन। डिजॉर्प्शन, ठीक है, ये एक टर्म है, जस्ट उसका अपोजिट हो गया। और यदि गैसेस पार्टिकल एडजॉर्ब इन मेटलिक सरफेस, तो उसको अकल्सन से जानते हैं, नाम थोड़ा अलग अलग दिया गया है, अकल्सन। एडजॉर्ब सब्सटेंस डिजॉर्ब जब हो जाएगा तो उसको हम लोग डिजॉर्प्शन बोलेंगे। तो यही कुछ क्वेश्चन है, टेम्परेचर का इफेक्ट, प्रेशर का इफेक्ट क्या होगा, फिर डिपेंड करता है आपको नेचर ऑफ द एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट। तो इन दिस वे द सरफेस केमिस्ट्री में आपका 2 फेज है, कोलाइडल और एडजॉर्प्शन। तो आपको मैं बता दिया कि टाइप ऑफ कोलाइडल में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है।
प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल में कौन सा टर्मोलॉजी इंपॉर्टेंट है, फिर प्यूरिफिकेशन में कौन सा टर्म आपको आता है, इमल्सन में भी आपको टर्मोलॉजी बताए हैं, इमल्सिफाइंग एजेंट एंड इमल्सिफिकेशन, ये टर्मोलॉजी इंपॉर्टेंट है। कोगुलेशन भी डेफिनेशन याद करेंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोलाइडल में टिंडल इफेक्ट, इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड ब्रोनियन मोमेंट। फिर आपका एडजॉर्प्शन फेज में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड केमिकल एडजॉर्प्शन, और रह गया फ्रेंडलिक आइसोथर्मिक इक्वेशन। यदि इतना चीज़ यदि जानते हैं तो दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड फॉर द एग्जामिनेशन। तो बहुत आसान है। सो नाउ चैप्टर इज ओवर। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग।